Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of journal exception under the Bharatiya Nyaya Sanhita. These provisions are contained in chapter 3rd of BNS and they apply to all offences unless specially excluded. However, in today's lecture, we will focus only on the concept of mistake of fact, especially under section 14 and 17 of BNS. We will understand its meaning, legal principle, illustrations in a simple manner, and also we will discuss case laws in simple way. So very firstly, what is journal exceptions? Journal exceptions are those provisions which excuse a person from criminal liability even when an offense appears to be committed. In simple words, an act which would normally be a crime becomes non-criminal because of certain special circumstances. जर्नल एक्सेप्शंस क्या होता है? जर्नल एक्सेप्शंस वो सिचुएशन होती है जहाँ पर नॉर्मली कोई चीज़ क्राइम होती है, लेकिन अगर वो जर्नल एक्सेप्शन के अंडर फॉल कर जाती है देन वो क्राइम नहीं होता, उस पर नॉन क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाती है. ठीक है. अब हम जब जर्नल एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, इनको हम चैप्टर 3rd ऑफ BNS में डिस्कस करते हैं अंडर सेक्शन 14 to 44. इन जो जर्नल एक्सेप्शन है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 2 क्लासेस में हम पढ़ते हैं. पहले है एक्सक्यूजेबल एक्ट, दूसरा है जस्टिशिएबल एक्ट. एक्सक्यूजेबल एक्ट जिसमें नो गिल्टी माइंड, यानी कि वहाँ पर क्या है जो इंटेंशन है वो मतलब कि किसी पर्सन की इंटेंशन जो है वो रॉन्ग नहीं है, वो कोई भी काम कर रहा है इन गुड फेथ कर रहा है. एक्सक्यूजेबल एक्ट को उन्होंने मिस्टेक, इनकैपेसिटी, एक्सीडेंट, इंटॉक्सिकेशन, इंसैनिटी, इनफेनेसी में डिवाइड किया हुआ है, जिनकी अलग अलग प्रोविजंस अंडर BNS डिफाइन की गई है. उसके बाद आता है जस्टिशिएबल एक्ट. एक्ट जो क्या होता है, लॉफुल होते हैं. इनको उन्होंने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे कि जुडिशियल एक्ट, नेसेसिटी हो गया, कंसेंट हो गई, ट्रिफलिंग एक्ट हो गए, एक्ट डन बाय अ कोर्ट ऑर्डर और प्राइवेट डिफेंस, और जो होता है कंसेंट, विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट कोई भी एक्ट हुआ है वो सब किस में फॉल करेंगे, जर्नल एक्सेप्शन में फॉल करेंगे. ठीक है. जर्नल एक्सेप्शंस हमने जिनमें क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है कि हमें उनमें नॉन क्रिमिनल लाइबिलिटी प्रूव कर देती हैं कि ये पर्सन ने अगर कोई क्राइम भी किया, अगर इन कंडीशंस के अंडर वो चीज़ फॉल कर रही है देन वो क्या हो जाएगी, नॉन क्रिमिनल हो जाएगी. ठीक है. चैप्टर 3rd ऑफ BNS डील्स विदाउट ब्रॉड Chapter 3rd of BNS deals with 2 broad classes of namely excusable act and justiciable act. जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस कौन से होते हैं और जस्टिशिएबल एक्ट कौन से होती है. एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस आर दोज वेयर द एक्ट कमिटेड इज excused for want of necessary requirement of mens rea. In such case, act is not criminal because the intention was not criminal. Excusable act वो होते हैं जिनमें क्या होता है, कोई भी एक्ट कमिट हुआ है, उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सक्यूज है पर्सन के पास कि वो क्या होता है कि इन क्रिमिनल कंडीशंस के अंडर क्या हो, मतलब कि वो क्राइम जो है उसमें मेंस क्या है, मेंस प्रूव नहीं हो रहा क्योंकि उस पर्सन की इंटेंशन नहीं होती है वो काम करने की, एंड वो एक्ट क्या होगा फिर क्रिमिनल नहीं होगा जहाँ पर क्या होगा कि इंटेंशन जो है क्रिमिनल नहीं है. और जस्टिशिएबल एक्ट क्या होते हैं, अ जस्टिफाई एक्ट इज डन which would have been wrongfully under the criminal conditions but the circumstances make it tolerable and acceptable. अगर कोई भी एक्ट जो कि है कि लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, ठीक है, एंड वो क्या हुआ है अंडर रॉन्गफुल क्रिमिनल कंडीशंस के अंडर क्या हुआ है वो कमिट हुआ है, बट उसके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं जिससे वो क्या होता है टॉलरेबल एंड एक्सेप्टेबल हो सकता है, देन वो भी क्या होगा जर्नल एक्सेप्शन के अंडर फॉल करेगा. इसको हम जब डिफरेंट इसके सेक्शंस में डील करेंगे देन हम उसकी इलस्ट्रेशन के साथ भी पढ़ेंगे, फिर हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस कौन से होते हैं और जस्टिशिएबल डिफेंसेस कौन से होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 14 ऑफ BNS.
ओके, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself to be bound by law in included। अब इसकी सबसे पहले हम ना बेयर लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि बेयर लैंग्वेज में इसको क्या कह रहा है ये सेक्शन। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ। वो ये कह रहे हैं अगर कोई भी पर्सन है और वो क्या है, बाउंड है, बाय लॉ के द्वारा बाउंड है, और उसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कर रहा है, उसने वो ऑफेंस जो है कमिट किया, बट वो क्या हुआ, उसको ना मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट है, उसको फैक्ट उस चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं पता, ठीक है, तो और वो चीज़ उसने बाय मिस्टेक की हुई है, देन वो क्या आएगा कि वो उसने गुड फेथ में की गई है, देन वो क्या होगा, एक्सेप्शन के अंडर फॉल करेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसकी क्या होगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। जो ये सेक्शन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का 14 सेक्शन, इस पर एक वेल नोन मैगजीन भी ड्राइव की हुई है। मैगजीन का नाम है इग्नोरेंशिया फैक्ट डॉट एक्सक्यूजिट इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजिट। ये एक लेटिन मैगजीन है, इसमें ये बताया गया है कि इग्नोरेंट या फैक्ट डॉट एक्सक्यूजिट जो कि है फैक्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग वो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजिट अगर किसी पर्सन को लॉ की मिस्टेक है, लॉ नहीं अंडरस्टूड है, देन वो लॉ वो चीज़ जो लॉफुल है उसको एक्सक्यूज एज एक्सक्यूज बता रहा है, देन वो चीज़ क्या होगी, इसमें फॉल नहीं करेगी, ठीक है। इग्नोरेंशिया फैक्ट डॉट एक्सक्यूजिट इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजिट, ठीक है, लेटिन मैगजीम है। ये भी हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं विद इट्स मीनिंग कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इसकी ना 2 इलस्ट्रेशंस है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाली जो कि बेयर एक्ट में दोनों ही मेंशन है, ठीक है। A soldier fires on a mob by a order of his superior officer in the conformity with the command of law. A has committed no offense। जहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि A पर्सन है, कोई वो सोल्जर है, उसने क्या किया, फायर किया मोब पर, उसके जो सीनियर है, सुपीरियर ऑफिसर है, उसकी कमांड पर, उसके कहने पर उसने क्या किया, फायर कर दिया। अगर फायर किया, अगर वहाँ पर किसी को गोली भी लग गई, देन वो क्या होगा कि वो जो एक्ट उसका होगा वो क्या होगा, कमिटेड नो ऑफेंस, कि ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया क्योंकि वो क्या कर रहा है, कमांड फॉलो कर रहा है अपने सीनियर की, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस के मिस्टेक ऑफ फैक्ट के। सबसे पहले गुड फेथ, सेकंड है मिस्टेक ऑफ लॉ, थर्ड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर कोई भी पर्सन कोई चीज गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पर उसकी क्रिमिनल इंटेंशन जो है हम वो मतलब कि एक्सक्यूजेबल होगी, ठीक है, एक्सक्यूजेबल एज एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। गुड फेथ में कैसे कि जैसे a person can take a defense only when he act in a good faith and with good intention। अगर कोई भी पर्सन वो डिफेंस ले रहा है एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, वो तभी हम मानेंगे अगर उसका एक्ट किस में हो, गुड फेथ में, एंड उसकी इंटेंशंस क्या हो, गुड हो, ठीक है। सेकेंड है मिस्टेक ऑफ लॉ, इट इज not excusable, it is accepted that individual must aware of laws of land। कि हम जो लॉ होती है मिस्टेक ऑफ लॉ वो एक्सक्यूजेबल एक्ट नहीं है, ठीक है। हम यही मानते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया से बिलोंग कर रहा है देन वो उस चीज़ से अवेयर है, उसको नॉलेज है, वहाँ के लॉज ऑफ लैंड की नॉलेज है, ठीक है, देन इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। थर्ड इसेंशियल इंग्रेडिएंट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। It arises when accused misunderstood some fact that negates an element of crime। Mistake of fact कब arise होगा, जब कोई भी पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है फैक्ट की, उसको फैक्ट उस चीज़ के अच्छे से नहीं मालूम होते, देन हम क्या समझेंगे कि वो क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है। देन 3 इंग्रेडिएंट्स है जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड गुड फेथ, ठीक है। सो इस जो सेक्शन 14 है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इससे जो है कि केस लॉ भी डील करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द पेपर।
फॉर एनी पेपर कि हमें केस लॉ अच्छे से आने चाहिए कि कौन सा केस लॉ किसके साथ डील करता है किसके साथ नहीं। सबसे पहले है आर वर्सेस टॉल्सन का केस है, जो एक लैंडमार्क इंग्लिश केस है। इसमें क्या होता है, अ वुमन रीमैरिड बिलीविंग दैट हर हस्बैंड वाज डाइड, हर हस्बैंड had been missing for a long time and she honestly believed on a reasonable grounds that she was no longer alive. Initially she was convicted of offense of bigamy. However, the court held that she had a bona fide belief based on reasonable ground that her husband was dead after being absence of 7 years. ठीक है, शी वॉज नॉट गिल्टी। इस केस में बेसिकली पता क्या होता है कि जो एक इंग्लिश लैंडमार्क केस है, इसमें कोई वुमेन होती है, वो क्या करती है, वो दोबारा से अपनी शादी कर लेती है। उसको ये बिलीव होता है कि उसका हस्बैंड क्या है, वो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, मर गया है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो होता है मिसिंग होता है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। एंड उसको जे ऑनेस्टली वो ये चीज़ बिलीव कर लेती है कि हाँ, कि वो अब अलाइव नहीं है, क्योंकि उसने मिसिंग था, उन्होंने ढूंढा, उनको मिला नहीं, ठीक है ना, उनका कोई कांटेक्ट था। ठीक है, इनिशियली कोर्ट क्या करती है, उसको कन्विक्ट करती है फॉर बाइगैमी। बाइगैमी में ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन कि उसका कोई भी स्पाउस जिंदा है, देन वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, वो बाइगैमी के अंडर फॉल करेगा। तो जहाँ पर कोर्ट ने पहले तो उसे कन्विक्ट कर लिया, लेकिन बाद में क्या किया, उसे द कोर्ट हेल्ड दैट शी हैज़ अ बोनाफाइड बिलीफ कि उसको एक गुड फेथ में उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड था कि हर हस्बैंड वाज डेड आफ्टर बीइंग एब्सेंस ऑफ 7 years, कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से क्या था, एब्सेंस था। ठीक है, शी वॉज नॉट गिल्टी, और वो इस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं थी, क्योंकि उसने वो चीज़ गुड फेथ में की और उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। अगर उसका हस्बैंड 7 years के बाद लौट कर भी आता है, देन वो उस चीज़ के लिए कन्विक्ट नहीं है बाइगैमी के लिए। ठीक है, इसमें हमें प्रिंसिपल यही याद रखना है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज वैलिड डिफेंस है इफ बिलीफ इज ऑनेस्ट एंड बिलीफ इज रीजनेबल। अगर बिलीफ क्या है, रीजनेबल है एंड ऑनेस्ट है, देन क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का हम डिफेंस ले सकते हैं एज अ जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, एक जहाँ पर और केस है स्टेट ऑफ ओडिशा का, 1978 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस। In this case, the accused was guarding his field at night. He saw a moving object and, in a good faith, believed that it was a dangerous animal like bear. Acting under this belief, he shot at it. However, the object turned out to be a human being. The court held that the act was not done under a mistake of fact in good faith and therefore the accused was not criminally liable. ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो एक्यूज्ड होता है वो रात को अपने खेतों में पहरेदारी कर रहा होता है, और वो क्या देखता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट, कि वहाँ पर कुछ हिल रहा है। वो इस बिलीव में कि वहाँ पर कुछ डेंजरस एनिमल होगा और उस पर क्या कर देता है, शूट कर देता है। जब वो शूट करता है, उसको बाद में पता चलता है कि वहाँ पर कोई एनिमल नहीं था, वहाँ पर क्या था, कोई ह्यूमन बींग, इंसान था। ठीक है, देन कोर्ट क्या हेल्ड करती है कि उसका एक्ट जो हुआ है वो क्या हुआ है, अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, बट इन गुड फेथ है, एंड देयरफॉर जो अक्यूज्ड है वो क्या है, वॉज नॉट क्रिमिनली लाइबल, वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि क्राइम के लिए किसी भी पर्सन का मेंसरी प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, उसकी गिल्टी इंटेंशंस होनी चाहिए। अगर वो पर्सन कोई भी पर्सन नॉर्मली कोई एक्ट गुड फेथ में कर रहा है, हम उसको क्राइम के अंडर फॉल नहीं करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 17 ऑफ BNS। सबसे पहले हम इसकी बेयर लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि बेयर लैंग्वेज क्या कहती है, फिर हम इसकी इलस्ट्रेशन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, केस लॉ एंड मीनिंग सब अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact or and not by reason of a mistake of law in good faith believe himself to be justified by law in doing it. कि वो ये कहते हैं कि कोई भी, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो क्या हो, जो किसी भी पर्सन के द्वारा कमिट हुआ हो इन जस्टिफाइड बाय लॉ,
कि अगर वो पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है एंड उसको क्या हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, देन हम यही बिलीव करेंगे कि उस पर्सन ने वो चीज़ की क्या वो चीज़ इन गुड फेथ में की है, देन क्या होगा, वो एक्सेप्शन के अंडर फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, A sees Z commits appears to be a murder. A in the exercise to be the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all person to apprehending murderer in fact sees Z in order to bring Z before the proper authorities. E has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in a सेल्फ डिफेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल में डील करें, एग्जाम्पल में हम ये बताएंगे कि अगर इसमें जस्टिफाइड पर्सन की बात की गई है, जस्टिफाइड पर्सन कौन होता है, जैसे कि कोई जज है, अगर जज है वो क्या कर रहा है, कोई केस है, उसमें उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने ऑर्डर क्या किया, इन अपने गुड फेथ में किया कि उसके पास वो उस चीज़ की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, उसने ऑर्डर कोई भी पास कर दिया, कुछ भी, मतलब उसने अपनी जजमेंट सुना दी, देन हम यही चीज़ मानेंगे कि वो क्या हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्सेप्शन के अंडर फॉल कर जाएगा। ठीक है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 17, सबसे पहले, द एक्ट ऑफ पर्सन इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ही बिलीव्स दैट हिज एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, कोई भी पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, पर्सन जस्टिफाइड होना चाहिए बाय लॉ, और उसका जो मिस्टेक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ही बिलीव्स दैट हिज एक्ट इज जस्टिफाइड, कि उसका जो मिस्टेक हुई है वो क्या है, जस्टिफाइड है, उसको मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेकंड, इट इज़ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि वो मिस्टेक ओनली फैक्ट की होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स होनी चाहिए। थर्ड, इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ लॉ, कि वो इट इज़ नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, कि वो लॉ की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, इट इज़ डन ऑनेस्टली एंड इन गुड फेथ, कि वो चीज़ ऑनेस्टली एंड गुड फेथ में होनी चाहिए, देन ही एक्सेप्शंस के अंडर में फॉल करेगा, अदरवाइज नॉट। इसमें हम मेनली 2 केसेस से डील करेंगे जो कि लैंडमार्क है, आपने सुना ही होगा। पहला केस है राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण, EIR 1980। राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण वाले केस में क्या होता है कि जो राज कपूर होते हैं वो प्रोसिक्यूटेड होते हैं, प्रोसिक्यूट फॉर एग्जिबिटिंग द फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम ऑन द चार्ज ऑफ ऑब्सेंसिटी अंडर सेक्शन 292 ऑफ IPC। जहाँ पर उन्होंने IPC का सेक्शन मेंशन किया है, क्योंकि हम 2020 तक IPC इंडियन पेनल कोड से ही डील करते हैं, सो हम अब BNS में इसके केस जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन हम सेक्शन जो है BNS के भी मेंशन साथ में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर IPC के ही करेंगे। ठीक है, जो राज कपूर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोसिक्यूट होते हैं, उन्होंने फिल्म एग्जिबिट की होती है सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें कुछ से ना ऑब्सैनिटी वाले होते हैं, इसके लिए उनको क्या किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है। However, the film had already received a certificate under the Cinematographic Act, permitting its public exhibition। ठीक है, और जो उनकी फिल्म होती है वो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंडर आता है, कि वो क्या करती है, परमिशन देती है अब कोई भी फिल्म को एग्जिबिट करने दे लई पब्लिकली। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट राज कपूर कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि उनको प्रोसिक्यूट कर लिया जाता है, लेकिन उनके पास वो उनकी फ़िल्म जो होती है वो कहाँ से आई होती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के थ्रू जो है पास हुई होती है। ठीक है, जहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसको हो सकती है, वो जो अथॉरिटी है उसको थी। ठीक है, वो पर्सन की इसमें कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। ठीक है, वो तो गुड फेथ में अपना काम कर रहा था, और उसने इन गुड फेथ अपनी फ़िल्म को क्या किया, एग्जीबिशन किया। देन कोर्ट ने क्या किया, हेल्ड किया कि डेट राज कपूर कमिटेड नो ऑफेंस, एंड उनको क्या किया, सेक्शन 17 ऑफ जो क्या है BNS है, जो पहले किसमें था 79 ऑफ IPC, उसके अंडर क्या किया, एक्सेप्शन में फॉल किया। अब हम रीजन भी इस चीज़ का पढ़ लेते हैं। द फिल्म वाज एग्जिबिट आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड एक्ट was done in good faith under law authority, that is protection was available under section of IPC। ठीक है,
जो क्या है कि उसको फ़िल्म को क्या है वो पहले से ही जो है उसको सर्टिफ़िकेट मिला था कि फ़िल्म को पब्लिकली एग्ज़िबिट करने का, देन वो क्या है प्रोटेक्टेड है इसके अंडर, ठीक है। सेकंड केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, इंडिया का है, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या हुआ था, अ पुलिस पेट्रोल पार्टी ओपनड फायर ऑन ऑर्डर्स ऑफ अ सीनियर ऑफिसर आफ्टर बीइंग अटैक्ड एट नाइट। ड्यूरिंग द फायरिंग 2 persons वर किल्ड। लेटर द पुलिस ऑफिसर वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पुलिस ऑफिसर वर नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। इसमें क्या होता है कि की जो पार्टी पुलिस होती है वो क्या करती है, ओपन फायर करती है अपने सीनियर के ऑर्डर पर कोई अटैक के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग फायरिंग क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर से 2 persons की किल हो जाती हैं, ठीक है। लेटर पुलिस ऑफिसर को क्या किस में चार्ज किया जाता है, फॉर द प्रोसिक्यूटेड ऑफ मर्डर, मर्डर के अंडर चार्ज करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जी हेल्ड कर दिया कि पुलिस ऑफिसर वाज नॉट गिल्टी फॉर मर्डर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनका जो एक्ट है वो क्या है, लॉ ओबीडेंस है, कि वो अपने सीनियर्स के ऑर्डर और कमांड को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। देन वो क्या होंगे, एक्सेप्शन में फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें यही प्रिंसिपल है, एक्ट डन इन द ओबीडेंस टू द लॉफुल ऑर्डर्स विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन इज प्रोटेक्टेड अंडर जनरल एक्सेप्शंस। अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, कोई लॉफुल एक्ट करता है जो कि है जो अपने सीनियर के अंडर सीनियर की सीनियर के ऑर्डर्स को फुलफिल करता है, देन वो क्या आ जाएगा, उसके अंडर आ जाएगा कि उसको ही फॉलो करते हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस what is mistake of fact, what is journal exception under section 14 and 17 of BNS, its case law। हमने एक लेटिन मैगजीन जो है वो डिस्कस की, हमने केस लॉज पढ़े, इलस्ट्रेशंस एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो सब डिस्कस किया। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe our channel Legal Teaching. Thank you so much.